राष्ट्रवादी विकास पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। सर, आपकी स्थिति कैसी है ऐसे जिनका चुनाव निरस्त हो गया है, पर्चा खारिज हो गया और किस प्रकार से हर बार, क्योंकि सत्ता आज के दिन में बीजेपी की, तो इस पर आप क्या विचार करेंगे? किस प्रकार से कोई प्रत्याशी को लाना? ये तो हर बार का मुद्दा है आज के दिन। देखिए, ये हर बार का मुद्दा नहीं है, इसी बार हो रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह से पर्चे निरस्त हो रहे हैं, जी 65% पर्चे निरस्त हो रहे हैं। ये तुरंत हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, कई मेल डाली, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। जो रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है, ऑफिस बंद हो जाता है और कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लोकतंत्र के लिए। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को कि इसका तुरंत संज्ञान लें और अपने अधिकारियों को निर्देश करें कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर 14 कैंडिडेट आपने जो उतारे थे, उसमें से कितने कैंडिडेट आज की डेट में जिनका पर्चा खारिज नहीं हुआ? कितने? अभी हमारे 10 कैंडिडेट हैं मैदान में, 4 का पर्चा खारिज हो चुका है। 4 का पर्चा अगर खारिज हो चुका है, अगर जो कैंडिडेट आज की डेट में मैदान पर थे, अगर वो जीत करके आते तो सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारा तो एक विधायक भी मुख्यमंत्री के बराबर होगा, क्योंकि ये सारी प्राथमिकताएं, ये एक प्राथमिकता की बात नहीं है। जो हमारा मैनिफेस्टो, ये हमारा संकल्प है और हम सब पर इस पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि दिस इज ए इंटीग्रेटेड नेटवर्क। कोई भी एक, किसी भी एक मुद्दे को अकेले में नहीं लिया सकता। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, औद्योगिकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। मेन थिंग इज स्वच्छ प्रशासन, निष्पक्ष प्रशासन। अगर ये सही है तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता आपने अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ है और लगभग सभी पार्टियां, कोई पार्टी 500 रुपये की बात करती है, कोई पार्टी 1000 रुपये की बात करती है। तो इसमें सर नया क्या है और ऐसा क्या आपके घोषणा पत्र में नया है जो अन्य पार्टियों से अलग है? देखिए, मैंने बताया कि एक तो हमारी जो पार्टी की नीति है वो डिवाइड एंड रूल की नहीं है, वो इंटीग्रेट एंड सर्व की, जो कि दूसरी पार्टियों से भिन्न है। जाति, प्रांत, भाषा, धर्म के नाम पर हम विभाजन नहीं चाहते। देश और प्रदेश को प्राथमिकता देनी है, जनता को, जनसेवा को प्राथमिकता देनी है। सेवा की राजनीति होनी है, सत्ता की नहीं होनी है। सत्ता में आने के बाद सत्ता लोलुपता और शोषण करते हैं। विधायक बनने के बाद आपने देखा है दबंगई उन्हीं की चलती है क्षेत्र में। विधायक बनने का मतलब है कि आप जनता की पूरी तरह से समर्पण के साथ सेवा में आए हैं और 24/7 उसकी सुविधा के लिए, उसके समाधान के लिए आप अवेलेबल हैं। तो मुख्य बात यही है, जो बेसिक डिफरेंस है हमारा सारी पार्टियों से, वही है। दूसरा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों को लेके हमने अपनी पार्टी में अलग से वो दिए हुए हैं। ये सारे मुद्दे पहले भी सारी पार्टियां लेके आती हैं, लेकिन ये केवल मुद्दे के रूप में लाती हैं। इनको सकारात्मक रूप से इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये भी हमने दिया है और क्या इसकी नीति होनी चाहिए। एक शिक्षा होनी चाहिए। इतने सालों से देश में शिक्षा नीति चल रही है, लेकिन आप एक पब्लिक स्कूल की, कॉन्वेंट स्कूल की जो एजुकेशन है और एक गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन है, वाई देयर इज सो मच डिफरेंस। एजुकेशन सर बात करते हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय कुछ क्षेत्रों पर होंगे। प्राथमिक विद्यालय आज की डेट में सरकारी तो पहले से बने हुए हैं, तो आप उसमें से अन्य कैसे नहीं? प्राथमिक विद्यालय हमने लिखा है कि हर पॉपुलेशन के बेसिस पे मैंने लिखा है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय भी गांव में नहीं है और जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें सुविधाएं नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं।
तो क्वालिटी ऑफ प्राथमिक विद्यालय, जो वहाँ पर टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी क्वालिटी वैसी होनी चाहिए। जो उपकरण है शिक्षा के जो नए आजकल आ रहे हैं ई लर्निंग से संबंधित, वो सारे वहाँ होने चाहिए, जिससे कि बच्चा जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में, उस सारी सुविधाओं के साथ उस उतना ही सक्षम हो गांव का बच्चा भी या सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा भी, जो कि सिंधिया या ग्वालियर या दूर स्कूल का बच्चा होता है। वो सारी सुविधाएं बराबर होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में मेरा मानना है कि देश की और प्रदेश की सारी जनता को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस लेवल ऑफ अर्निंग उसको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है वो सुविधाएं तो छोड़िए, उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, तो जो हम लोग मुहैया कराएंगे। राजनीतिक मोड़ में सर कोई पार्टी आज की डेट में, समाजवादी पार्टी ने 1 लीटर पेट्रोल और वगैरह वगैरह जाने क्या क्या अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो है स्कूटी देने की बात कही। बीजेपी पार्टी ने आज की डेट में गेहूं और चावल बांट रही है। आगे क्या होगा वो तो भगवान मालिक है। सर आप कोई ऐसा प्रलोभन या जनता के लिए कुछ ऐसा कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी ये फ्री की बात हो रही है, कोई भी पार्टी अपने पास से नहीं दे रही है, अपने पैसे से नहीं दे रही है। जब मजदूर भी जा रहे थे उस टाइम भी इनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, जो कुछ मिला जनता ने किया। सरकार जो भी ये वायदे कर रही है ये उनके जेब से नहीं जाना है, ये हमारे और आपके पैसे से ही दिया जाना है। इसमें यू कैन गिव मून टू एवरीवन, तो दिस इज़ नॉट ए गुड पॉलिटिक्स। सर महिलाओं को लेकर के लगभग सभी पार्टियां 40% का मुद्दा देती हैं और 40% के आरक्षण की बात करती हैं। कहीं ना कहीं पर यह देखा गया है, जब मैं पब्लिक पर गया तो उनका ये कहना कि मुझे 40% ही क्यों दिया गया। इस सवाल पर आप देना चाहिए सर, नहीं जितनी उनकी परसेंटेज 50% मिलना चाहिए उनको। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, क्योंकि बाकी रिजर्वेशन भी एज पर पॉपुलेशन बराबर ही उनकी भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं को बराबर का ही आरक्षण मिलना चाहिए।